दोस्तों, आम धारणा है कि राजपूत कभी युद्ध नहीं हारते। वो पीठ नहीं दिखाते हैं, या तो युद्ध जीत कर आते हैं या जान देकर। अगर इसे सच्चाई की कसौटी पर देखें तो कई प्रसंग है जिसे यह धारणा गलत साबित होती है। 1191 की तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। 1192 में फिर वही लड़ाई हुई और पृथ्वीराज चौहान को हार का सामना करना पड़ा था। उसके बाद तो राजपूतों के युद्ध मुगलों के साथ, सुल्तानों के साथ, मराठों के साथ होते रहे, लेकिन किसी में भी जीत नहीं मिली। यह एक ऐतिहासिक फैक्ट है। राजपूत युद्ध जीतकर लौटते थे या वीरगति प्राप्त करते थे, ये हमेशा सच नहीं है। पृथ्वीराज चौहान जैसे महायोद्धा, जिन्हें प्रतीक के तौर पर देखा जाता है, वो दूसरी लड़ाई हारे थे और उन्हें पकड़ा गया था। मतलब पृथ्वीराज चौहान को भी वीरगति प्राप्त नहीं हुई थी। महाराणा प्रताप को भी हल्दी घाटी में अकबर से हार का सामना करना पड़ा था और उन्हें भी चेतक घोड़े पर सवार होकर भागना पड़ा था। औरंगजेब के ज़माने में महाराणा जसवंत सिंह थे, उन्हें भी हार स्वीकार करनी पड़ी थी। तो यह पूरी तरह से बात सही नहीं है कि राजपूत या तो युद्ध जीतते थे या वीरगति प्राप्त करते थे। एक दूसरा फैक्ट यह भी है कि राजपूत जिससे वचन देते हैं उसे हर हाल में पूरा करते हैं और किसी को धोखा नहीं देते। इसकी मिसाल भी हमें इतिहास में नहीं मिलती, बल्कि इसके उलट एक मिसाल है। यह बड़ा ही दर्दनाक उदाहरण है। दारा शिकोह की पत्नी नादिरा ने 1659 के आसपास राजस्थान के राजा स्वरूप सिंह को अपने स्तन से पानी फेर दूध के तौर पर पिलाया था। नादिरा ने उन्हें बेटा माना था। कहा जाता है उसी नादिरा को स्वरूप सिंह ने धोखा दिया। नादिरा के बेटे सुलेमान शिकोह को स्वरूप सिंह ने औरंगजेब के कहने पर मारा था। तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि राजपूत जो वचन देते हैं उसे निभाते ही हैं। बाबर का कहना था कि राजपूत मरना जानते हैं पर जीतना नहीं। इतिहास कभी इन बातों को सच साबित करने की कोशिश नहीं करता और न ही इन बातों के आधार पर बात करता है। आधुनिक भारत के निर्माण में भी राजपूतों की कोई ऐसी भूमिका नहीं रही है। अगर हम इतिहास के राजपूतों की किसी तरह की भूमिका का मूल्यांकन करें तो मुगल शासक को अस्थायी बनाने और फैलाने में राजपूतों की बड़ी भूमिका रही है। अकबर के ज़माने से आखिर तक राजपूतों ने मुगलों के शासन को स्थिरता देने में अहम भूमिका अदा की है। राजपूत मुगल शासक के अटूट हिस्सा बन चुके थे। अकबर से पहले राजपूत लड़ाइयाँ ही करते रहे। लगभग 300 सालों तक राजपूतों ने सुल्तानों से लड़ाइयाँ की हैं। अकबर ने नीति बनाई कि राजपूतों को मिलाकर चलो और इस नीति से उन्हें साम्राज्य के विस्तार और स्थिरता में फायदा भी मिला। अकबर और औरंगजेब के शीर्ष कोट की योद्धाओं में महाराजा जय सिंह और जसवंत सिंह शामिल थे। ये आखिर तक उनके साथ रहे। औरंगजेब ने 1679 में फिर से जाजिया कर लगा दिया था, जिसे बहादुर शाह अव्वल ने आते ही ख़त्म कर दिया था। औरंगजेब के ज़माने में तो केरल को छोड़कर पूरे भारत पर मुगल का शासन था और इसमें राजपूतों की भी भूमिका रही है। इस बात को मुगल भी स्वीकार करते हैं। राजपूतों का जो अपना साहित्य है उसमें वो बड़े गर्व के साथ मुगलों के साथ अपने संबंध को बताते हैं। उन्हें कोई शर्म नहीं है कि राजपूतों ने मुगलों का साथ दिया। राजपूतों के साहित्य में तो यह बताया गया है कि देखिए हम कितने करीब हैं और बादशाहों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। मोहता नैन सिंह महाराजा जसवंत सिंह के सहायक थे। मोहता नैन सिंह की 2 किताबें हैं, एक मरवाड़ बिगत, दूसरी नैन्सी दिख्यात। इन किताबों में कहीं भी शर्म का एहसास नहीं है कि हमने क्या किया और मुगलों का साथ क्यों दिया। इन किताबों में कोई खेद या अफसोस नहीं है। इस गर्व को शर्म में बदलना अंग्रेज ऑफिसर जेम्स टॉड ने शुरू किया। जेम्स टॉड ने धारणा बनाना शुरू की कि राजपूत मुगलों के गुलाम बन गए थे और अंग्रेजों ने इन्हें गुलामी से मुक्त कराया। मतलब मुगलों से संबंधों को लेकर शर्मिंदगी के भाव को स्थापित करने का काम अंग्रेजों ने शुरू किया था। यहाँ तक कि पद्मावती की इज्जत बचाने के लिए जौहर जैसी बातों को फैलाना टॉड ने ही शुरू किया था। ये बातें बंगाल तक फैलाई गई। पद्मावती के कथित जौहर की बात तो राजपूतों के साहित्य में भी नहीं थी। आज़ादी की लड़ाई में कहाँ थे राजपूत? अगर हम आज़ादी की लड़ाई की बात करें तो राजपूतों की ऐसी कोई भूमिका नहीं थी, बल्कि राजपूत राजाओं ने अंग्रेजों का ही साथ दिया था। जितने राजा थे उनमें से 2-4 को छोड़ दिया जाए तो किसी ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी। लक्ष्मीबाई भी तो आखिर में अंग्रेजों के खिलाफ आई। पहले तो लक्ष्मीबाई ने भी अंग्रेजों से समझौते करने की कोशिश की थी। बात नहीं बनी तो उन्होंने संघर्ष की राह चुनी। लक्ष्मीबाई शुरू से बागी नहीं थी। हमने रूपक तैयार किए हैं कि लक्ष्मीबाई ने बहादुरी दिखाते हुए देश के लिए अपनी जान तक को दांव पर लगा दिया। ये सब रूपक आज़ादी की लड़ाई के दौरान गढ़े गए थे। दरअसल सभी राजा अपने अपने राज के लिए लड़ रहे थे। जाहिर है उस वक्त देश की कोई अवधारणा भी नहीं थी। हम जाति के आधार पर किसी को श्रेष्ठ या वीर नहीं कह सकते। हम ना तो राजपूतों को वीर कह सकते हैं और ना ही ब्राह्मणों को विद्वान।
सबका अपना निजी स्वार्थ होता है और उसी आधार पर शासन काम करता है। जातियों से जुड़ा मिथक हकीकत से काफ़ी दूर होता है और इन मिथकों के लिए इतिहास में कोई जगह नहीं होती है। राजपूती खून। मेडिकल साइंस की दुनिया में अब डीएनए जैसी चीज़ सामने है। भारत में कोई शूद्र हो, ब्राह्मण हो या राजपूत, 98% के खून एक जैसे होते हैं। 1-2% लोगों के अलग हो सकते हैं। राजपूती खून और शुद्धता की बात तो बिल्कुल बेमानी है। राजपूतों के मुगलों से संबंध रहे हैं। दूसरी बात यह है कि कोई एक जात तो राजपूत बनी नहीं, कई जातियां राजपूत बनी थी। राजपूत कई जातियों का समावेश है। मिक्सचर ऑफ ब्लड और नस्ल तो शुरू से ही रहे हैं। ये प्रक्रिया तो अब भी चली आ रही है और हमें तो इस पर गर्व करना चाहिए। नस्ल की शुद्धता की बात तो हिटलर करता था। शुद्धता की अवधारणा तो अब खत्म हो चुकी है। राजपूतों की एक खूबी हम इस रूप में रेखांकित कर सकते हैं। उन्होंने वीरता की संस्कृति को स्थापित किया। राजपूतों ने मुगलों की संस्कृति को प्रभावित किया।